जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जियो ज़िंदगी 7 चैनल में। आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है संविधान की सीरीज़ के अंतर्गत। और आज हम बात करेंगे जो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है वो किस किस प्रकार से हुआ है। आप जो वर्तमान में राज्यों को देखते हो उनका गठन हुआ है वो किन आधारों पर हुआ है और कैसे कैसे हुआ है और कौन कौन सी समितियां बनी हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपसे मैं यही बार बार कहता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मैं जो धीरे धीरे बताऊँ उनको आप नोट डाउन करते जाइए। इससे क्या होगा कि इससे आपकी एक व्यवहारिक समझ विकसित होगी और एग्ज़ाम के हिसाब से तो हम नोट्स आपको दे ही रहे हैं इसमें वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज। तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित यदि कोई बात हमें जाननी है तो इससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जाननी अति आवश्यक है। तो पहले आप पृष्ठभूमि समझते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब होता है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में 552 देशी रियासतें थीं जिनके राजा महाराजा थे। ठीक है, एक संपूर्ण देश में कोई संघ नहीं था, यानी कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अलग अलग यहाँ के जैसे कि यूपी में कोई अलग रियासत है, महाराष्ट्र में अलग रियासत है और बिहार में, बंगाल में यहाँ अलग अलग रियासतें हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश में 552 देशी रियासतें थीं। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि जो देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम शुरू किया गया 1947 अधिनियम के माध्यम से। और 3 विकल्प दिए गए थे कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकती हो या भारत में शामिल हो सकती हो या फिर स्वतंत्र रह सकते हो। तो इसी प्रावधान का लाभ उठाया था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, तो हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ये 3 ऐसी रियासतें थीं जो उस समय भारत में शामिल नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था हम अलग रहेंगे। तो यहाँ पर जूनागढ़ में प्रॉब्लम आने लगी, हैदराबाद में समस्या आने लगी, जम्मू कश्मीर में समस्या आने लगी। तो इनका जो विलय हुआ था हम उसको देख लेते हैं एक बार। तो हैदराबाद का जो भारत में विलय हुआ है वो सैनिक कार्रवाई के माध्यम से हुआ है, यानी कि पुलिस बल के द्वारा। मतलब पुलिस भेजी गई थी, उसके बाद इसे पुलिस के बल के माध्यम से इसको भारत में मिलाया गया था। भारत यानी भारतीय संघ में। जूनागढ़ में क्या है, वोटिंग कराई गई थी, मतलब जनमत कराया गया था। और जो अधिकांश जो वोट पड़े थे वो इस मामले में पड़े थे कि हमको भारत की संघ में शामिल होना है। तो यह जनमत के आधार पर शामिल हुआ जूनागढ़। जम्मू कश्मीर जो था इसमें काफ़ी परेशानियां हुई। पाकिस्तान के जो उपद्रवी थे वो लगातार जम्मू कश्मीर को प्रताड़ित कर रहे थे। इसको लेकर हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जी से अस्थायी रूप से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी शुरुआत की कहानी। लेकिन जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने राज्यों को 4 वर्ग में बांटा। संविधान ने राज्यों को 4 वर्ग में बांटा, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग और डी वर्ग। ठीक है, तो ए वर्ग में तो वो राज्य थे जिन पर ब्रिटिश गवर्नर का डायरेक्ट शासन था और बी वर्ग में ब्रिटिश गवर्नर तो था ही, शाही अधिनियम भी कुछ शासन करते थे इन पर। और अंत सी भी इसी प्रकार से था। और डी जो वर्ग था, अंतिम जो वर्ग बांटा था उसमें अंडमान निकोबार शामिल था, यानी कि जो हमारा भाई केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार वो डी वर्ग में शामिल था। लेकिन एक बात सोचो यहाँ पर कि जब संविधान ने इनको 4 वर्गों में बांट दिया फिर क्यों इनकी बात उठने लगी कि हमें राज्यों का पुनर्गठन दोबारा करना चाहिए। तो बात ये थी कि जो ए बी सी डी जो संविधान ने ये 4 वर्ग बांटे थे इनमें क्या थी, इनमें प्रशासन जो ब्रिटिश जो प्रशासन करते थे इनके माध्यम से, और जो भारत पर प्रशासन का कार्यभार आया तो क्या था, कुछ राज्यों को तो स्पेशल दर्जा दिया गया था और कुछ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मतलब सर्वांगीण विकास की जो संकल्पना होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसको लेकर के विवाद शुरू होते हैं आज़ादी के बाद।
जब भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी, तो भाषा की जो लोग कहने लगे कि हमें भाषा के आधार पर हमें अलग राज्य बना दो। लेकिन हुआ ये कि जून जब इतनी समस्या बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग गठन किया था। यानी ये एस के धर की बात हम आयोग की तब करते हैं जब हमारा संविधान अभी लागू नहीं हुआ है। ध्यान रखना, हम जून 1948 की बात कर रहे हैं। तो जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे एस के धर। ठीक है, एस के जो धर थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो उनकी अध्यक्षता में जून 1948 में एक आयोग बनाया जिसे हम एस के धर आयोग के नाम से जानते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। यानी कि राज्य पुनर्गठन को लेकर के जो पहला आयोग बना है वो एस के धर आयोग बना है जून 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट, इनको आपको नोट डाउन करना है, इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी और इसने सिफारिश की कि जो राज्यों को जब हम दोबारा पुनर्गठन कर रहे हैं तो इसका आधार भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी कि शासन करने की दृष्टि से विभाजन होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। अब जब ये सिफारिश दी तो विद्रोह शुरू हो गया और विद्रोह शुरू हो गया तो सरकार को फिर मजबूरन झुकना पड़ा और दिसंबर 1948 में भाषाई प्रांत समिति यानी कि JVP, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतारमैया, मतलब इस समिति को भाषाई प्रांत समिति या JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इसने भी यही कहा जो एस के धर आयोग ने कहा था। इसने भी कहा था कि जो भारत का जो राज्यों का जो पुनर्गठन है उसका आधार भाषा नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण ही होगा। इसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। भयंकर इस रूप में हुआ क्योंकि दक्षिण भारत में एक लंबा आंदोलन शुरू हो गया और 56 यानी 56 दिन की भूख हड़ताल रखी गई। और एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, उनका निधन हो गया। अब जब इतने बड़े नेता का जब निधन हो गया तो हड़ताल का स्तर और बढ़ गया। तो भारत सरकार को फिर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग तेलुगु भाषी प्रदेश को अलग कर एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। यानी जब पोट्टी श्री रामुलु की मौत हो गई, निधन हो गया उनका भूख हड़ताल के चलते, तो अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषा थी वहाँ की और आंध्र प्रदेश बना। आपको याद रखना है कि जो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश बना है। ठीक है, अब जब भाषा के आधार पर जब एक राज्य बन गया आंध्र प्रदेश तो अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर मांग उठाने लगे कि हमारा भी अलग भाषा के आधार पर गठन करो। तो मांग बढ़ने लगी। तो फिर भारत सरकार को फिर दिसंबर 1953, एक बात याद रखना, हमको डेट का सीक्वेंस याद रखना है, 1948, 1949, 1953। तो दिसंबर 1953 में एक फजल अली आयोग बना था जिसमें 3 सदस्य थे। जो फजल अली थे ये स्वयं अध्यक्ष थे, KM पनिक्कर, हृदयनाथ कुजरू। ठीक है, हम दोबारा रिपीट करते हैं, 3 सदस्य कौन कौन थे। फजल अली अध्यक्ष थे, KM पनिक्कर, हृदयनाथ कुजरू। जब 1953 में इस आयोग का गठन हुआ तो इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए इसने स्पष्ट कर दिया। लेकिन इसने एक बात को मना कर दिया था कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इसने कभी नहीं माना। इसने कहा कि हम एक राज्य में एक भाषा नहीं करेंगे कि आप बोलो कि यदि हमारा जैसे यूपी है, यूपी हम एक ही भाषा बोलेंगे, नहीं। इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि भारत की एकता व अखंडता बनी रहे, यानी कि जो भारत की यूनिटी है वो एकता है और अखंडता बनी रहे, और भाषाई और
सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य में एक ही भाषा बोलने वाले नहीं रहते, सभी भाषा बोलने वाले रहते हैं। यानी यूपी में आप आओगे तो यहाँ पे भोजपुरी भी बोलते हैं थोड़ी बहुत, और ब्रज भाषा भी बोलते हैं, मतलब कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं हर राज्य में। तो इसलिए भाषाई भारत की क्या है, एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक है, अब इसी आयोग की सलाह पर, मतलब फजल अली आयोग की सलाह पर ही सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया, और इस 1956 के अधिनियम के माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, तो यह थी पूरी प्रक्रिया, राज्य किस प्रकार से बने। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उस पुनर्गठन ने क्या क्या किया। ठीक है, तो पुनर्गठन ने भारत की एकता को कमजोर नहीं बल्कि मजबूती किया है, परंतु यह फिर भी राज्यों के मध्य कुछ विवादों और समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया है। आप देखते होंगे जैसे कि सीमा विवाद चलते रहते हैं एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच, और नदी जल बंटवारा आदि भी चलता रहता है दक्षिण भारत में। तो आज भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, तो भविष्य में देखते हैं और किस किस प्रकार के सुधार होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं 1956 के बाद कौन कौन से नए राज्य किस किस राज्य से बनाए गए थे। ठीक है, तो पहला है 1960 में बम्बई में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, तो इसको 2 राज्यों में विभक्त किया गया। यानी कि 1960 में 2 भाषा बोलने वाले बम्बई को 2 भागों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र, जिसमें मराठी भाषा के लोगों के लिए था। गुजरात में गुजराती भाषा के लोग थे। यानी बम्बई से 2 राज्य बनाए गए, एक तो गुजरात बनाया गया और एक महाराष्ट्र बनाया गया। अगला है 1954 में दादर एवं नागर हवेली। यहाँ पर पहले पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, तो पुर्तगाली शासन था, तो 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना हुआ प्रशासन द्वारा यहाँ का शासन चलता था। लेकिन 10वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। अब पढ़ते हैं पुदुचेरी पर पहले फ्रांसीसियों का शासन था। ठीक है, और फिर 1962 में इसे भारत में मिला लिया गया। अब हम देखते हैं सिक्किम में क्या था। सिक्किम एक शाही राज्य था, यानी यहाँ पर एक चोग्याल वंश का शासन था। 1967 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा संरक्षित कर लिया गया। अब 3 राज्य महत्वपूर्ण हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, इनका जो पुनर्गठन हुआ था वो 2000 में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो पुनर्गठन 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ जो बना था वो मध्य प्रदेश से बना था, उत्तराखंड यूपी से बना था और झारखंड बिहार से बना था। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार सुनिए और हमारे साथ इस सीरीज़ को एंजॉय करिए, और इस संविधान की सीरीज़ पर लगातार बने रहिए। हम आपका संविधान बहुत जल्दी ख़त्म करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।